हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद कम्यूटेशन कि कम्यूटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस किस रीज़न की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेनली टू फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट है आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, एंड सेकेंड वन इज़ योर ड्यू टू LdI/dt। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डिस्कस करते हैं। सो आर्मेचर रिएक्शन आपका क्या था? आर्मेचर रिएक्शन में फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आपकी कॉइल्स प्लेस्ड हैं और ये वाला हम पोजीशन पे ब्रशेस को ड्रॉ करते हैं, और जनरेटर का केस ले रहे हैं तो इस तरफ हम रोटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आप निकाल सकते हो फोर्स के लिए, इस तरफ हमारा क्रॉस बनेगा इस तरफ के कंडक्टर्स में, और इस तरफ के कंडक्टर्स में डॉट बनेगा। तो अब इन कंडक्टर्स की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इस साइड आपका नॉर्थ बन रहा है और इस साइड साउथ आप देख सकते हैं। और एक मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड की थी नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसी होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड इन पोल्स की होगी जो आर्मेचर में बने हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ से, इस तरफ से नॉर्थ से निकलती हुई बनानी है और साउथ में एंटर। तो इनका जो इफेक्ट होता है, जो आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट फील्ड फ्लक्स पे होता है, दैट इज नोन एज आर्मेचर इफेक्ट, यू नो दैट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स हम स्टेट रोटर फ्लक्स को ही कहते हैं जिसमें करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑन फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स किसे कहते थे? स्टेटर फ्लक्स को। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो हमने स्टडी किया था कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से जो एक तो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और द एंगल ऑफ शिफ्ट जो है, कितना शिफ्ट होगा वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। द एंगल ऑफ शिफ्ट अल्फा डिपेंड्स ऑन लोड। एंड सेकेंड पॉइंट था कि इसका फ्लक्स वीकनिंग एक्शन भी होता है, ठीक है, जिसको हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब हमने देखा कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। दोबारा से मैं डायग्राम बनाती हूँ। तो जब इन कंडक्टर्स में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब अभी हम इस जनरेटर को घुमा नहीं रहे हैं, तो कोई भी करंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, उस टाइम इसका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, जो इस पूरे सिस्टम की एयर गैप फ्लक्स है, उसका जो सेंटर बनेगा। तो एयर गैप फ्लक्स हम जानते हैं कि वो कुछ इस तरह की है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका सेंटर जो है वो यहीं पे बनेगा। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का सेंटर ये है, और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस जो इसकी ज्योमेट्री के अनुसार जो भी सेंटर पॉइंट होगा वो तो यही रहेगा। ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस तो फिक्स्ड है, यही रहेगा, ठीक है, यही सेंटर पॉइंट है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जब कोई करंट फ्लो नहीं करता तो इधर ही होता है। जैसे ही करंट फ्लो करने लग पड़ता है, जो हम निकाल चुके करंट्स की डायरेक्शन, इधर क्रॉस है और इधर डॉट है, तो इसके कारण नेट फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो हमें नेट फ्लक्स मिलती है पूरी, वो भी मैंने डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में आर्मेचर रिएक्शन वाले में। तो वो नेट फ्लक्स आपकी कैसे बनती है? कुछ इस तरह की बनती है। तो कुछ इस तरह की बनेगी ये। तो अब मतलब ये शिफ्ट हो जाती है मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
तो आप इसका सेंटर अब देख सकते हैं, मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसका सेंटर जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो, अब इसका सेंटर जो है, ये लाइंस हैं, इनका सेंटर भी शिफ्ट हो चुका है, ये बन चुका है। तो देख सकते हैं आप कि अब MN जो है वो शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो मतलब इस पॉइंट पे आपकी फ्लक्स का न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब ये कितना शिफ्ट करेगा वो डिपेंड कर रहा है कितना स्ट्रॉन्ग आपका आर्मेचर का करंट है। आर्मेचर का करंट मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो कितना ज़्यादा है। तो अगर हमने मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो ज़्यादा लोड है, लोड इंक्रीज कर दिया, मतलब सिस्टम में करंट अगर बढ़ गया, तो आर्मेचर का जो फ्लक्स बनेगी आर्मेचर वाला, वो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, तो ये और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना शिफ्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने करंट्स हैं। जितने ज़्यादा करंट्स हैं उतना ही ज़्यादा और डिस्टॉर्शन हो जाएगी और उतना ज़्यादा ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा एंगल है वो डिपेंड कर रहा है आपके लोड के ऊपर। दूसरा हमने पढ़ा था फ्लक्स वीकनिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये भी हमने स्टडी किया था और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इधर और यहाँ पे टॉप पोर्शन ऑफ नॉर्थ और इधर बॉटम ऑफ साउथ में फ्लक्स लाइंस क्राउड हो गई और इधर थोड़ी सी दूर दूर हो गई। तो फ्लक्स जितना इंक्रीज हुआ इधर उतना यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, बट जितना इंक्रीज उतना नहीं हो पाता जितना कि डिक्रीज, बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। उसकी वजह से नेट फ्लक्स जो पूरा है सिस्टम का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब सिस्टम में थोड़ा कम हो गया फ्लक्स, जैसे ही हमारे आर्मेचर में करंट्स फ्लो करने लगे। पहले आपका फ्लक्स ज़्यादा था, जैसे आर्मेचर में करंट्स फ्लो करने लगे फ्लक्स थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये दो आपके आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट है। अब तो अभी हम कहते थे कि जब आपकी फ्लक्स इस तरह की थी, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है और ये इसकी फ्लक्स थी, तो जो भी वाइंडिंग हमारे कॉइल जब इस पोजीशन में आती थी वर्टिकल पोजीशन में, लेट मी ड्रॉ इट, तो इस पोजीशन में जब कॉइल होती थी तो हम कहते थे उसमें वोल्टेज जो इंड्यूस्ड है वो 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रशेज हैं आपके, यही हम कहते थे, ठीक है। बट इस पोजीशन में जब कॉइल थी तो इस वोल्टेज इंड्यूस 0 थी। अब क्योंकि आपकी कॉइल फ्लक्स जो है वो चेंज हो चुकी है, अब ऐसी फ्लक्स नहीं बची है सेंटर वाली, जो फ्लक्स है उसकी शेप चेंज हो चुकी है। तो अब जो उसका सेंटर वाला पॉइंट है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब पहले तो जब वो कॉइल इधर थी सेंटर में तो उसमें 0 हो रहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट अब उसको इस पोजीशन में जब वो आएगी तब उसमें 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0 फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, इस पोजीशन के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लक्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे अगर कॉइल होगी तो उसमें 0 ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। अगर फ्लक्स का पैटर्न डिस्टॉर्ट हो चुका है तब उसमें कोई ना कोई वोल्टेज होगी ही होगी। तो अगर आपकी कॉइल इस पोजीशन में ही पड़ी है अभी, ठीक है, बिल्कुल सीधी पड़ी है, और यहीं पे ही अगर हम अपने ब्रशेस के थ्रू इस पोजीशन में ही उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, जैसे कि कम्यूटेशन में होता है, जहाँ पे वो सेंटर पोजीशन में 0 वोल्टेज होती है, उसके बाद वाली जैसे ही कॉइल मूव करती है तो कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन में अगर हम ब्रशेस के थ्रू इसकी चेंज कर दें, मतलब ब्रश एक्सिस अगर यही है, इस ब्रश एक्सिस हम उस पोजीशन पे बनाते थे, जिसके बाद अगर कॉइल जैसी मूव करती है तो फिर कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाते हैं ब्रशेस के साथ, राइट। तो अभी इसमें वोल्टेज तो 0 नहीं हुई है, क्योंकि और स्टिल अभी इसमें वोल्टेज है, बट वोल्टेज इंड्यूस्ड इसमें है, 0 नहीं हुई, और आपने अचानक से जैसे ही वो आगे मूव करेगी तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये यहाँ पे स्पार्किंग कॉज कर सकता है, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो हमें ब्रशेस को भी फिर शिफ्ट करना पड़ता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में, मतलब जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड 0 है, ठीक है। तो ब्रशेस को हम शिफ्ट करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी शिफ्ट हो गया तो ब्रशेस को भी हमें उसी एक्सिस पे फिर कम्यूटेशन आप करोगे। तो दिस इज़ योर रेमेडी। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि जो ब्रश शिफ्ट है
वो कांस्टेंट तो नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि कितना आपका लोड है। अगर ज़्यादा लोड लगा दिया हमने, कि ऐसी कोई चीज़ लगा दी तो ज़्यादा करंट ले रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी इसमें। अब इसकी अब जो पैटर्न है, फ्लक्स पैटर्न, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। और डिस्टर्ब अगर ये पैटर्न बनेगा तो अब इसका न्यूट्रल एक्सिस आपका और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ब्रशेस को आपको और ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रशेस को पोजीशन को आपको कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट करते रहना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, पर इसका साथ में ड्रॉबैक भी है। तो फंडामेंटल्स में आपने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की? इट opposes the change in current, opposes the change in current, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो है वो क्या करती है अपने थ्रू, इंडक्टेंस का क्या काम होता है कि करंट के बदलाव को रोकती है, ठीक है। ये आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, करंट के लिए ऑपोजिशन है ना रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टेंस होता है करंट के बदलाव को रोकना। तो ये हर एक जो भी आपकी कॉइल है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, हर एक चीज़ में इंडक्टेंस होती है, ठीक है। इंडक्टेंस कब होती है? मान लो अब कोई भी आपकी एक वायर है, नॉर्मल वायर, ठीक है, उसके थ्रू आप डीसी दे रहे हो, तो डीसी तो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, इसके थ्रू जितना भी करंट जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब डीसी हम दे रहे हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी इंडक्टेंस भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो डीसी के केस में इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। और वैसे भी आप देख लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एल ओमेगा होता है, या एल 2πf कह लो। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी एफ 0 है, तो एल एक्सएल 0 हो जाता है, ठीक है। तो डीसी में एक्सएल का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे करंट चेंज ही नहीं कर रहा है। पर जैसे ही आपका करंट जब भी चेंज करता है तो इंडक्टेंस का रोल आता है, तो ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मैं एसी दे दूंगी तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो चेंज करता है, राइट, उस मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो इसमें अपनी ही कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो उस ऑपोजिशन को रोकना चाहेगा, ठीक है। तो उसी ड्रॉप को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप कहते हैं। एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। और एक्स एल होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो होती है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये डी आई बाई डी टी क्या है? चेंज इन करंट। तो उतनी वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी जितना चेंज होगा। अगर चेंज नहीं है, डी आई बाई डी टी अगर 0 है, देयर इज नो चेंज इन करंट, तो कुछ भी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप नहीं होगा। तो अब बात करते हैं, अगर आपको एक बार इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का कंसेप्ट थोड़ा समझ आया है, तो अब हम इसका रोल देखते हैं, क्या रोल है आपका कम्यूटेशन में। तो अब देखो, जब आपका इस तरह से हमने ड्रॉ किया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी कुछ इस तरह की हो चुकी हैं, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ये बन चुका है, और पर अभी हमने पोजीशन चेंज नहीं की है, ठीक है, ब्रश की। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस तो ये है। तो मान लो ये कॉइल यहाँ पे पड़ी है अभी, तो ब्रश की पोजीशन तो यही है, अभी चेंज नहीं की है। यहीं पड़ा है अभी। तो अगर अभी कॉइल इधर ही है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी जब अगर डिस्टॉर्ट हो गई फ्लक्स, तो ये वाली अब सेंटर पोजीशन नहीं रहेगी, मतलब इस कॉइल में कुछ अभी भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है, फ्लक्स कटिंग की वजह से। मान लो इसमें कुछ भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, सपोज 100 वोल्ट हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे 100 वोल्ट थी, पर आपने ब्रशेस तो इधर ही लगा दिए, और इसके बाद मतलब कम्यूटेशन इस पे हो गई, इस पोजीशन पे अभी आपने शिफ्ट नहीं किया। तो अभी देखो कॉइल में वोल्टेज है 100 वोल्ट, ठीक है। मतलब अभी देखो यहाँ पे इस तरह से मैं बना रही हूँ, इस पोजीशन में कॉइल है वर्टिकल बिल्कुल,
जिस पोजीशन में नॉर्मली तो वैसे 0 होता है, पर इसमें अभी 100 वोल्ट है क्योंकि फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो चुकी है। और इस पोजीशन में जैसे ये पहुंची तो ब्रशेस के थ्रू ये शॉर्ट हो जाती हैं। शॉर्ट मतलब ये ब्रशेस दोनों को टच कर लेते हैं तो ये एक ही पाथ बन जाता है पूरा, राइट। तो अब इसी का ही मैं जब शॉर्ट पोजीशन में आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ, देखो कैसे बनेगा। यहाँ से ये जो ब्रशेज हैं, ठीक है, ये एक लाइन में आए, ये कॉइल भी पूरी शॉर्ट हो गई और आगे दोबारा से ब्रशेस, तो इस तरह से कांटेक्ट बनेंगे और इधर आपको आउटपुट मिलेगी लोड में। तो ये पूरी की पूरी कॉइल आपकी इस तरह से इस टाइम शॉर्ट हो गई क्योंकि दोनों ये इसको एक तरह से बंद हो गई है, ठीक है। आप चाहे ऐसे बना लो, चाहे इसको इस तरह से बना लो। तो ये सिचुएशन इस टाइम है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने बोला 100 वोल्ट था उस टाइम, अब आप एकदम से उसको शॉर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से ये 0 हो जाएगी वोल्टेज इसकी, क्योंकि ये कॉइल आपने शॉर्ट कर दी। तो 100 से 0 हो रही है, तो चेंज हो रहा है बहुत, ठीक है, चेंज इन करंट हो रहा है आपका। पहले 100 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग करंट था, अब 0 हो रहा है। तो जो भी आपका होगा, मतलब इस केस में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है आपकी अपनी ही सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी कॉइल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी चेंज इन करंट होता है तो वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो वोल्टेज जो इंड्यूस होगी वो होती है LdI/dt। तो इतना चेंज इन, जितना भी चेंज इन करंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें बहुत हाई वोल्टेज उस टाइम आपके कॉन्टैक्ट्स में आपको यहाँ पे जनरेट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप है ड्यू टू सडन चेंज इन करंट, एकदम से चेंज जो हो गया करंट में, उसकी वजह से ब्रशेस पे स्पार्किंग हो जाती है। क्योंकि इस कॉइल में बहुत हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है चेंज इन करंट, सडनली 0 होने की वजह से, ठीक है। इसमें एकदम से चेंज हो जाएगा कॉइल में करंट से देख लो, मान लो पहले 10 एम्पियर है, अब एकदम से आपने उसको शॉर्ट कर दिया तो करंट आपका उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा। तो सडनली हाई करंट, तो जो डिफरेंस आएगा करंट्स में, चेंज हो गया करंट, सडनली उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ज़्यादा। तो उस वजह से कॉन्टैक्ट्स में आपको स्पार्किंग दिखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम इसको शॉर्ट करें उस टाइम जो इसमें इंड्यूस्ड हुई है वोल्टेज वो 0 होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में तो वैसे तो 0 होती थी, पर ड्यू टू शिफ्ट इन चेंज इन आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये पोजीशन अब 0 वोल्टेज की पोजीशन नहीं रही है। तो अब जब यहाँ पे वो पहुँचेगा कॉइल आपकी, तो यहाँ पे आपकी 0 वोल्टेज वाली पोजीशन है ये। और इस पोजीशन में आपको अब अपने ब्रशेस को शिफ्ट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वाली पोजीशन में हम शिफ्ट करेंगे, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसमें ये हमने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, बट आपने लिखना सिर्फ इतना ही है कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन पैटर्न ऑफ एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस ड्यू टू विच मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स, ब्रशेस हैव टू बी शिफ्टेड इन MNA टू अवॉइड रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो उस कॉइल में अब सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी उसको हम रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो क्योंकि उसमें सडनली चेंज हो जाएगा, तो सडन चेंज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी उस कॉइल में अपने ही EMF की वजह से, अपने सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो हमें उसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में ही शिफ्ट करने हैं ब्रशेस को। हम आगे भी पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ कम्यूटेशन में, आपको ये पूरा दूंगी। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड व्हाइल कम्यूटेशन, तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो MNA में शिफ्ट होता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा पहले भी जो मैंने आपको लिखवाया कि लोड, ये जो एंगल है ये शिफ्ट का, ये कांस्टेंट नहीं रहता, लोड के साथ वेरी करता है, तो ये भी डिफ़िकल्ट है। अब एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे क्विकली। तो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मोटर का 3 पोजीशंस में।
जैसा कि हम बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल और सेंटर में वर्टिकल, और यहाँ पे खुद हमें बैटरी देनी पड़ेगी क्योंकि ये मोटर का केस है, तो बैटरी कनेक्ट कर दी है और ब्रशेस मार्क कर दिए हैं। अब इसी को मैं दूसरी तरह से बना रही हूँ जैसे हम बनाते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या ऊपर वाली तरफ से बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बनाएं, दोनों का एक ही मतलब है। तो अब हम करंट्स की डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो बैटरी से इस तरह से करंट फ्लो करेगा क्योंकि अब यहाँ पे खुद हमें करंट देना पड़ता है मोटर के केस में, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ B1 से इस ब्रश के थ्रू A में चला गया। अब इस पर फोर्स देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लग रही है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से देख सकते हैं। तो इसमें FBI B की डायरेक्शन आपको पता है और करंट की डायरेक्शन भी हमें पता है, इस तरह से है। तो फोर्स इसमें हम देख सकते हैं निचली तरफ को लग रही है, तो डाउनवर्ड लग रही है इसमें फोर्स। और इस वाले में भी देख लो, इस वाले में ऊपर की तरफ को लग रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज्ड है, तो इसमें ऊपर की तरफ लग रही है। तो अब ये रोटेट कर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपका रोटेट कर जाएगा। तो मतलब अब B ऊपर आ गया रोटेट करके आपका, और A नीचे चला गया नेक्स्ट पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से घूम गया। तो जब अब यहाँ पे ये आपकी सेंटर वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे तो ये इसको शॉर्ट कर देता है, राइट। अब नेक्स्ट के बाद क्या होता है मोटर में कि अब B रोटेट तो ये इस डायरेक्शन में कर रहा है ऑलरेडी, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब इस पोजीशन में आप देख लो कि जब B इधर पहुँच गया और A इधर है, ठीक है, तो करंट्स की डायरेक्शन अब कैसे हैं इसमें, अब इसमें कांटेक्ट चेंज हो गया है क्योंकि पहले B1 ब्रश A के कांटेक्ट में था, B1 ब्रश B के कांटेक्ट में आ चुका है। तो अब इसमें करंट्स की डायरेक्शन हम मार्क कर लेते हैं, इस तरह से हो गई है, राइट। तो अब फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो इसमें FBI, तो B इज़ दिस एंड करंट की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स इसमें डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ को लगेगा और इसमें ऊपर की तरफ, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। यही मोटर का कंसेप्ट है कि इसमें ये हाफ साइकिल के बाद इसने अपना कांटेक्ट चेंज कर लिया, जिसकी वजह से मोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है, राइट। बट इसमें अब हो क्या रहा है, देखो कि पहले आपका यहाँ पे देखो सपोज़ ये 100 वोल्ट की बैटरी थी, तो अब इस वाले में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, तो आप एज्यूम कर लो कि करंट था आपका कितना 20 एम्पियर, कुछ भी एज्यूम कर लिया मैंने, मान लो 20 एम्पियर करंट था इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अब ये करंट जैसे ही इसको शॉर्ट किया हमने, तो 20 से एकदम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो DC है। तो DC में अब ग्राफिकली आप देखें अगर, तो पहले अगर ग्राफ मैं बनाऊँ तो पहले करंट 20 था, ठीक है। अब जैसे ही उसको हमने शॉर्ट कर दिया तो सडनली 0 हो गया वो, राइट। अब जैसे ही हमने कम्यूटेशन के बाद जैसे ही कम्यूटेटर B के कांटेक्ट में आया नेक्स्ट उसमें, तो अब इसमें करंट आपका B वाले में चेंज हो गया। B में पहले डाउन था करंट, अब ऊपर की तरफ हो गया। कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पहले A से B थी, अब B से A हो गई है, तो अब इसका करंट -20 हो गया कॉइल में। तो करंट तो पहले देखो 20 था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 हो गया, -20 हो गया, तो चेंज हो गया सडनली कम्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो 20 से -20 शिफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से भी कॉइल में क्योंकि करंट चेंज हो जाता है, तो हमने क्या बोला कि जब भी किसी भी कंडक्टर में सडनली करंट चेंज होता है, कोई भी कंडक्टर हो, तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, म्यूचुअल इंडक्शन है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन जो कि हम सारे जनरेशन प्रिंसिपल में काम आता है, और एक होता है सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन है जब कोई बगल में एक कॉइल रखी है, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स है और साथ में एक और कॉइल है, उसके थ्रू जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी इसकी, तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ये सेम प्रिंसिपल है जो हम जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक हमारा स्टेटर है और एक रोटर है, तो स्टेटर का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम रोटेट करवाते हैं तो इसके थ्रू जब चेंज करता है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो दूसरे की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रहा है।
एक होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता है जो अपने ही कॉइल में चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो मान लो अगर कोई भी कॉइल है उसमें अगर हम AC दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सेल्फ इंडक्शन होता ही होता है किसी भी कॉइल में, ठीक है, क्योंकि वो अपने थ्रू चेंज को अपोज करता है। तो AC तो आपका इस तरह से चेंज कर रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे तो हमने सडनली चेंज कर दिया, ठीक है, पहले 20 था, अब एक ही सेकंड में कितने कम टाइम में -20 हो गया। तो कितना ज़्यादा चेंज हुआ। जितना भी ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा, जो भी वोल्टेज होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की होती है ना, d∅/dt के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा चेंज हो गया सडनली, -20 से एकदम से डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसकी वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड, अपनी ही कॉइल में अपने थ्रू चेंज के कारण, ठीक है। तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कम्यूटेशन में, क्योंकि सडनली चेंज होता है, तो फिर उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्शन की वजह से वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। रिएक्टेंस ही कहते हैं, L इंडक्टेंस या रिएक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन एक ही चीज़ है। तो सेम डायग्राम को आप नीचे वाले उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना इजी रहता है। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बैटरी के थ्रू ब्रशेस तो बना दिए थे, B1 और B2 और कम्यूटेटर इस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे जब करंट अंदर गया तो इधर हमने बना दिया क्रॉस और इस तरफ डॉट, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आप फोर्स देख सकते हैं किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये। तो देखिए इसके नॉर्थ और साउथ मार्क कर लें चाहे हम, तो इस तरफ आपका नॉर्थ बन जाएगा और इस तरफ साउथ। और अब इस मोटर खुद रोटेट करेगा तो नॉर्थ साउथ इस तरफ से मूव कर जाएगा ये, क्योंकि साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ साउथ की तरफ। तो इससे भी हमारी इसी डायरेक्शन में मोशन आया था और इससे भी इसी डायरेक्शन में आया। तो आप ऐसे देख लीजिए चाहे, या फ्लेमिंग्स रूल लगा लीजिए, इसमें उससे भी यही आएगा। तो अब ये इस तरह घूम जाएगा। ये आपको आई होप समझ आ गया हो मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने बैटरी, यहाँ से करंट निकल रहा था तो इधर एंटर करेगा, ये ब्रश इसके साथ टच कर रहा है, इसको हम नेम दे देते हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। तो अंदर गया तो अंदर हम क्रॉस बनाते हैं, और दूसरी तरफ से बाहर आया तब और इस एंड में एंटर किया तो इधर डॉट बनाया। तो अब क्रॉस और डॉट आपको पता चल गया। तो आपको या तो आप फ्लेमिंग्स रूल लगा लो यहाँ पे, FBI लेफ्ट हैंड, क्योंकि मोटर है तो F करंट की डायरेक्शन आपको पता है, इधर आपकी इनटू द पेपर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन मेरा थंब ये सामने की तरफ को आ रहा है, तो इस पे फोर्स ऐसे को लग रही है, ठीक है। और इस पे लगाओगे क्योंकि ऑपोजिट है ये, तो इस पे ऐसे को लगेगी, तो नेट रोटेशन ये ऐसे होगा। या फिर आप इसमें नॉर्थ और साउथ आइडेंटिफाई कर लो कि राइट हैंड थंब रूल से नॉर्थ और साउथ लगा लो, यहाँ से बाहर आया और इधर अंदर गया तो ये नॉर्थ बना और ये साउथ, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब ये रोटेट करके कैसे आएगा, A आपका अब इधर आ जाएगा रोटेट करके जब ये घूम जाएगा। तो अब नेक्स्ट पोजीशन में A आपका इधर आ गया और B इधर आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो A अब नीचे आ चुका है और ये 0 वाली पोजीशन है। और अब इसके बाद थोड़ा सा भी जब ऐसे को मूव करेगा ये, तो अब सॉरी ये उस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम कॉइल को किधर बनाएंगे, इधर, ठीक है। तो एक कम्यूटेटर बार ये और एक ये, तो अब थोड़ा सा भी सेंटर पोजीशन से ऐसे को घूमेगा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये B है और ये A है। तो अब जो ब्रश B1 है वो B के कांटेक्ट में हो गया और ब्रश B2 A के कांटेक्ट में। पहले स्टार्टिंग में B1 A के कांटेक्ट में था, कम्यूटेशन के बाद अब ब्रश जो है वो B के कांटेक्ट में हो गया। अब B में जो करंट है वो अंदर को गया इसके थ्रू, तो अंदर को मतलब इधर क्या गया, क्रॉस बनेगा और इधर डॉट बनेगा। तो ये मैंने, आप इस पोजीशन को पूरा ऐसे भी बना सकते हैं, पर मैंने हल्का सा थोड़ा सा मूवमेंट पे बनाया है इसको। इस डायग्राम का यही फ़ायदा होता है कि आप इस पोजीशन पे भी कॉइल को बना सकते हो जस्ट कम्यूटेशन के बाद, ठीक है। इस चीज़ में वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन मैंने बना दी, हल्का सा भी थोड़ा सा भी मूव करेगा तो ब्रशेस कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे, ये इस पोजीशन में दिखाया जा सकता है। इस डायग्राम में वो 3D में बनाना पॉसिबल नहीं होता इसमें, इसलिए फिर हमें पूरा ऐसे वाला बनाना पड़ता है। तो ये इसका फ़ायदा है। सो प्रॉब्लम क्या है आपकी अब इसमें कि
ड्यू टू द चेंज इन करंट in the commutator the commutating coil, large L di by dt or reactance drops are produced due to self induction. ठीक है, अपने ही इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाते हैं, एल डी आई बाई डी टी या रिएक्टेंस ड्रॉप्स, क्योंकि चेंज इन करंट होता है कम्यूटेटिंग कॉइल में। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये वाली लार्ज चेंज इन करंट की वजह से जो ड्रॉप्स होंगे, ये वाला हमने स्टडी किया, और एक हमने क्या स्टडी किया था, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो हमारा MNA जो है वो शिफ्ट हो जा रहा था, और उसकी वजह से उस पोजीशन पे MNA शिफ्ट हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो सेंटर वाली पोजीशन थी, अब वहाँ पे आपका वोल्टेज कुछ ना कुछ बच जा रहा था, और दो हम उसको शॉर्ट कर दे रहे थे, तो उस वजह से भी उसमें एकदम से चेंज आ जा रहा था, क्योंकि एकदम से आपने उसमें अभी वोल्टेज ज़ीरो नहीं हुई थी और एकदम से उसको शॉर्ट कर दिया तो सडन चेंज हो जाएगा, उसमें रिएक्टेंस ड्रॉप्स हो जा रहे थे। एक तो ये किया हमने, तो उसके लिए हमने क्या रेमेडी निकाली थी, ब्रश को शिफ्ट कर दिया था, और दूसरा एक ये हो गया। अब इनके जो भी आपके और मेथड्स हैं इम्प्रूवमेंट के कम्यूटेशन के, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया, आप सिंपल पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स, ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक MNA वाला जो मैंने आपको पीछे लिखाया वो लिखेंगे इसमें, और डायग्राम आप बना सकते हैं